Hi class, welcome to another edition on residential status। मैं इस क्लास को छोटी छोटी क्लासेस में डिवाइड कर रहा हूं ताकि आप लोग को एक एक टॉपिक के बारे में प्रॉपर नॉलेज प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग आए। इट्स अ 15-15 मिनट काइंड ऑफ अ क्लास। कहीं पे 20 मिनट 22 मिनट की क्लासेस होती हैं, बट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड दिस मेन बेसिस बिफोर वी डू एनी काइंड ऑफ इनकम असेसमेंट्स। यू नो, सैलरी इनकम हो चाहे बिजनेस इनकम हो, कुछ भी हो, उससे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि जिसका आप कर रहे हो, जिस जिस क्लाइंट का आप कर रहे हो, वो उसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है। उसी के बेसिस पे आपकी इनकम कैलकुलेट होती है। तो आइए साहब समझते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ ऑल दी अदर पर्संस एक्सेप्ट इंडिविजुअल्स एंड एचयूएफ। तो हमने पिछले क्लासेस में हमने कर लिया है, एन इंडिविजुअल कैन बी अ रेसिडेंट, अ डीम्ड रेसिडेंट और अ नॉन रेसिडेंट। रेसिडेंट कैन बी resident and ordinarily resident, a resident but not ordinary resident. Deemed resident can be resident but not ordinary resident, and HUF can be a resident, non-resident, and resident but ordinarily resident, and resident but not ordinarily resident. Apart from these two persons, all the other persons can be classified only into two categories. Only into two categories, which can be a resident or a non-resident. आइए साहब समझते हैं। चलिए साहब, पहले हम शुरू करेंगे रेसिडेंसी स्टेटस ऑफ अ फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्संस, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। इन सब के बारे में समझते हैं। फर्म्स, एओपीज एंड बीओआईज। क्या बोलता है साहब एक्ट? एक्ट बोलता है द रेजिडेंसी स्टेटस ऑन द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी हैज टू बी सिचुएटेड इन इंडिया so that it can be considered as a resident. So residency status depends on what? Depends on where the control and management of its affairs is situated. If it is wholly or partly in India, it is a resident. ठीक है साहब। नॉन रेजिडेंट स्टेटस क्या होगा साहब? नॉन रेजिडेंट स्टेटस के अंदर में हम बोलेंगे इफ द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज होली सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, इट इज कंसिडर्ड एज नॉन रेजिडेंट। ठीक है जी। ये जो रेजिडेंशियल स्टेटस है, फर्म्स, एओपीज, बीओआईज के ऊपर में एप्लीकेबल है, उनके पार्टनर्स पे नहीं। प्लीज अंडरस्टैंड the there is a difference between AOP, BOI firms and its partners, its members. So ये एक इंसान है, pardon my drawing, ये एक इंसान है, he is one, and ये एक बिजनेस है, business, which is another. So this and this person can have different types of residential status. He can be a resident or a non-resident. This can be a resident or a non-resident. ठीक है साहब। तो पार्टनर स्टेटस इज immaterial in assessing what? In assessing the residential status of firms, AOPs and BOIs. ठीक है साहब। तो the residency status of the partners or members of a firm, AOP or BOI is not a factor in determining the firm's or entity's residency. याद करिए साहब, कर्ता जो HUF के अंदर में आता है उसके स्टेटस पे HUF कैन बी ए रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। बट इस केस के अंदर में पार्टनर कैन बी ए नॉन रेसिडेंट but the firm can be a resident. This means even if the partners are residents, the entity itself can be a non-resident or vice versa. ठीक है साहब। आगे चलते हैं कंपनीज के ऊपर में। कंपनीज के बारे में क्या कहते हैं साहब? रेसिडेंशियल स्टेटस क्या बोलता है कंपनी का? रेसिडेंशियल स्टेटस में दो कंडीशन मतलब दोनों में से कोई भी कंपनी हो सकती है रेसिडेंट एंड इंडियन कंपनी। याद करिए साहब, सेक्शन 2 of
इनकम टैक्स एक्ट के अंदर में मैंने आपको क्या बताया था, कंपनी रजिस्टर्ड इन इंडिया इज एन इंडियन कंपनी and its place of effective management in that year is in India। यानी कि जो की मैनेजमेंट डिसीजंस हो रहे हैं, जो की मैनेजमेंट है वो इंडिया के अंदर में होनी चाहिए। ठीक है साहब। प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, ये जो वर्ड जो था, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, दिस रेफर्स टू द location where the key management and commercial that are necessary to conduct the business of an entity as a whole। ये नहीं कि मेरा कुछ ऑपरेशन यहां कुछ ऑपरेशन वहां, एज अ होल आर इन सब्सटेंस मेड। मतलब कि मेरा जो कमर्शियल डिसीजंस, जो मेरे बिजनेस डिसीजंस, whether to run an operation or not, whether to run a kind of a product or not, ये जितने भी डिसीजंस, मेन डिसीजंस हो रहे हैं, फाइनेंशियल डिसीजंस जो हो रहे हैं, वो इंडिया में हो रहे हैं। साइनिंग ऑफ बैलेंस शीट्स, ऑडिट रिपोर्ट, डायरेक्टर्स रिपोर्ट, वो इंडिया में हो रही है, तो इट्स एन इंडियन कंपनी, इट्स अ रेसिडेंट कंपनी। सो नॉन इंडियन कंपनीज के बारे में सर हम पढ़ेंगे। हो ये नॉन इंडियन कंपनीज को भी कभी कभी टैक्स लग जाता है इंडिया के अंदर में। तो दिस इज डिफाइंड इन चैप्टर 12 BC। द गाइडलाइंस बाय CBDT टू डिटरमाइन पॉइंट ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ अ फॉरेन कंपनी, मतलब गूगल इनकॉर्पोरेशन, टाइप्स ऑफ कंपनीज, एंड ट्रांजिशन मैकेनिज्म फॉर अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया विच हैज नॉट बीन असेस्ड टू पे टैक्स इन इंडिया। यानी आज तक उसने कभी भी टैक्स असेसमेंट इंडिया में नहीं हुआ उसका, एंड हैज बिकम अ रेसिडेंट इंडिया ड्यू टू एनी फैक्टर्स। दीज फैक्टर्स विल बी डिस्कस्ड एट अ एडवांस लेवल। ये अभी सिर्फ आपको एक नॉलेज देने के लिए कि पॉइंट ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट के बारे में फॉरेन फॉरेन कंपनी हम लोग जब हायर लेवल करेंगे तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है साहब, आगे चलते हैं। रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ लोकल अथॉरिटीज एंड आर्टिफिशियल जुरिस्डिकल पर्संस। भगवान श्री राम भी रेजिडेंशियल स्टेटस के अंदर में आ जाते हैं इनकम टैक्स एक्ट के साथ। जी बिल्कुल। द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट of the affairs of the local authorities and artificial jurisdictional persons are similar to HUF firms and AOPs. The residency status depends on whether the control and management of their affairs are situated in India or not। अगर इंडिया में है तो रेसिडेंट है। अगर भगवान श्री राम का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर्स इज आउटसाइड इंडिया, तो हो सकता है वो थाईलैंड के हो जाए, भगवान श्री राम तो हमारे ही हैं। रेसिडेंट इन इंडिया क्या है साहब? रेसिडेंट इन इंडिया मतलब कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द लोकल अथॉरिटी और आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन आर होली और पार्टली इन इंडिया। मतलब पूरा का पूरा अफेयर्स यहीं पे से काम कर रहा है, देन दे आर कंसिडर्ड एज रेसिडेंट इन इंडिया। अगर वो नहीं होता है साहब तो दे आर नॉन रेसिडेंट। इफ द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज सिचुएटेड होली आउटसाइड इंडिया, दे आर कंसिडर्ड एज नॉन रेसिडेंट। This is a consistent with general rules for determining the residency status based on the control and management। तो साहब आप ये ध्यान रखिए कि अपार्ट फ्रॉम इंडिविजुअल्स, जितने भी पर्संस हैं, सबका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट शुड बी बेस्ड इन इंडिया। अगर वो नहीं है तो दे आर नॉन रेसिडेंट्स। HUF के केस में कर्ता का भी एक अलग रोल आता है टू डिटरमाइन ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट स्टेटस। बट अदर देन इंडिविजुअल एंड HUF, किसी भी जगह पे सिर्फ रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट के बीच में ही बाइफर्केशन हो सकती है। एंड ट्रस्ट मी, वी आर मूविंग ऑन टू अ डायरेक्ट टैक्स कोड गोइंग फॉरवर्ड। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर and finance ministry is taking the step to forego the old laws and incorporate new laws with regards to the direct tax maintenance in how to
get the direct taxes more convenient for the assessees, उस केसेस के अंदर में ये रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट और रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट का जो जो भेद है, जो इंडिविजुअल HUF अदर पर्सन के अंदर में ये जो भेद है, वो खत्म करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं. सो probably in the coming years you will see that all the types of persons can either be resident or non-resident. ठीक है साहब. तो थोड़ा सा आपको मैंने ये एक जनरल नॉलेज के लिए बताया है कि डायरेक्ट टैक्स कोड में ये हो सकता है. प्लीज, हो सकता है ये हो, अभी इसके चांसेस आर देयर. अभी हमसे राय ली गई है. तो जब डायरेक्ट कोड टैक्स कोड आएगा तब पूरी की पूरी जानकारी हमारे को मिलेगी. अभी तक ये इनैक्ट नहीं हुआ है. दो, बजट के अंदर में हमारे को बोला गया है, बट देन स्टिल वी हैव टू वेट एंड वॉच. थैंक यू गाइस फॉर योर नोट्स. You can contact me on my email address. You can also give me a call if you have any type of questions. Please do like, subscribe to my channel if you are liking my videos, and I will keep this momentum on and give you more information on Income Tax Act. Thank you.